हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। देखिए, ये जो वीडियो है ये पैनक्रियाज के विषय में है, ठीक है? तो प्रीवियसली हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कई सारे पार्ट्स में कवर किया है, तो आप जाएँ और उन सभी वीडियोज़ को देखें, तब फिर पैनक्रियाज को देखने के लिए आएँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कोई भी चीज़, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो आज का, जो कि पैनक्रियाज के विषय में ही डेडिकेटेड है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनक्रियाज के विषय में जानना, ठीक है? तो देखिए पैनक्रियाज जो है, पैनक्रियाज जो है बेसिकली एक तरह का ग्लैंड होता है। पैनक्रियास क्या होता है? एक तरह का ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है, ठीक है? जिसकी जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल पत्ती के जैसी होती है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये जो है ये पैनक्रियास है, ठीक है? जिसकी आकृति कैसी है? बिल्कुल पत्ती की जैसी, ठीक है? तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीफ के जैसा होता है, पत्ती के जैसा होता है, जो आमाशय के ठीक नीचे पाया जाता है। देखिए ये पैनक्रियास जो होता है, ठीक है, पैनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है? ग्लैंड के विषय में हमने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो ग्लैंड, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ग्लैंड जो होता है एक तरह से कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है? जिससे क्या होता है? हार्मोन्स और एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। तो देखिए कुछ कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिससे केवल हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, और जिससे केवल हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है उसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है? और जिससे एंजाइम्स का केवल सेक्रेशन होता है उसे बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन जहां तक सवाल है आपका पेनक्रियास का, तो पेनक्रियास जो है ये इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, इसीलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये अपने में से हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों का सेक्रेशन करता है। एंजाइम्स का सेक्रेशन कैसे करता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, जो कि लैट के नाम से था, है ना? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इसका क्या वर्क होता है वो हमने पहले के वीडियो में बता दिया है। आज हम लोग केवल और केवल पेनक्रियास और इसके वर्क एंड फंक्शंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पेनक्रियाज के बारे में हमने आपको समझा दिया कि ये क्या है। बेसिकली एक बॉडी का ग्लैंड है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी, अर्थात ये अपने में से हार्मोन्स और एंजाइम्स का क्या करता है? श्रवण करता है, ठीक है? अब ये इंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन है, हार्मोन्स और एंजाइम्स का सेक्रेशन करता है। तो अब हम लोग एंजाइम्स के विषय में पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पेनक्रियाज जो है, जो जो हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, तो उसका हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पेनक्रियाज में जो कोशिकाओं का समूह होता है, जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, यानी कि वैज्ञानिक भाषा में, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है? तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं? एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, एक होता है गामा सेल, एक होता है डेल्टा सेल और एक होता है एप्सिलॉन सेल। तो आप बोल रहे होंगे सर आपने इतने सारे सेल्स का नाम बता दिया, आपने केवल लिखा तीन ही है। तो देखिए तीन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल के विषय में हम लोग जो है जानेंगे, जिससे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पेनक्रियाज में जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको हम लोग कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। और लैंगरहैंस की द्वीपिका में जो सेल्स पाए जाते हैं वो अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल पाए जाते हैं, ठीक है? तो अल्फा सेल क्या करता है? अल्फा सेल अपने में से ग्लूकागोन हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, ठीक है? बीटा सेल क्या करता है? बीटा सेल अपने में से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। और जो डेल्टा सेल होता है, डेल्टा सेल अपने में से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, ठीक है? तो चलिए इन एक एक हार्मोन्स की स्पेसिफिकेशंस को हम लोग जानेंगे और ये जानेंगे कि हमारे बॉडी में इन सभी हार्मोन्स का क्या काम होता है, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे वो सोमेटोस्टेटिन के बारे में जानेंगे, ठीक है? क्यों जानेंगे? क्योंकि छोटा सा चीज है, इसको हम लोग जान के यहीं पर खत्म कर देते हैं। देखिए पेनक्रियाज में पाए जाने वाले सेल यानी डेल्टा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है सोमेटोस्टेटिन। तो इसका काम क्या होता है? देखिए इसका काम हमारे बॉडी में फूड का एजिमिलेशन करना है, यानी फूड का क्या करना है? एजिमिलेशन करना है, यानी स्वांगीकरण करना है। फूड का क्या करना है? एजिमिलेशन करना है, यानी कि स्वांगीकरण करना है, ठीक है? स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है हम आपको आम भाषा में समझाते हैं। देखिए हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं उसमें क्या मौजूद होता है? न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स मौजूद होता है, ठीक है? हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं उसमें क्या मौजूद होता है? न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स मौजूद होता है, बिल्कुल सही। जैसे विटामिन वगैरह ये सारी चीजें जो होती है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स कहते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है? और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यहां पर क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है? जो कि भोजन के पाचन को बढ़ाते हैं। तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? इसी को ट्रिगर करने का काम करता है, यानी हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट मौजूद है उसका अवशोषण, और साथ ही साथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाए जाने वाले केमिकल्स, उसके अवशोषण को क्या करता है? ये सोमेटोस्टेटिन बढ़ाता है,
जिससे हमारा शरीर क्या होता है, काफी ज्यादा, देखिए न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स का जब तक हमारा सेल एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तब तक हम लोग हेल्दी की कैटेगरी में नहीं आएंगे, यानी स्वस्थ मनुष्य जिसको कहते हैं उसकी कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों को कि क्या करते हैं, वो जब खाना तो ढंग से वो खा लेते हैं, लेकिन उनका शरीर लग नहीं पाता है, समझ गए ना, उनका शरीर एकदम पतला दुबला सा रहता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा हेल्दी नहीं हो पाते। हमारे भी घर में कोई कोई ऐसे मौजूद एक दो इंसान रह जाते हैं, ठीक है, जो खाना खाते हैं डाइजेशन भी सही ढंग से होता है, लेकिन जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स है उसका अवशोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो उसका अवशोषण सही ढंग से होने के लिए हमारे बॉडी में सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निकलना जरूरी है, जो कि पेनक्रियास के डेल्टा सेल से निकलता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सही ढंग से ना निकले तो वो फूड का एजिमिलेशन, यानी कि जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स है उसका एजिमिलेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, और वो व्यक्ति जो है एक हेल्दी व्यक्ति की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सोमेटोस्टेटिन का कार्य। चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, अल्फा सेल और बीटा सेल का कार्य। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पेनक्रियास के अल्फा सेल से क्या निकलता है, जैसा कि आपको पता है, अभी तुरंत बता दिए कि हमारे पेनक्रियास के अल्फा सेल से आपका क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, हमारे पेनक्रियास के अल्फा सेल से क्या निकलता है, आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और बीटा सेल से क्या होता है बताइए, बीटा सेल, सॉरी माफ कीजिएगा उल्टा बोल दिए, बीटा सेल से आपका इंसुलिन हार्मोन निकलता है और अल्फा सेल से आपका ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो इसको हम सही कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बोलने में थोड़ा सा उल्टा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बीटा सेल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका बीटा सेल हो जाएगा। तो हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। समझिएगा, इंसुलिन हार्मोन की जो खोज की गई थी, इंसुलिन हार्मोन की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बेंटिंग, जिसका नाम क्या था, बेंटिंग। ठीक है, बेंटिंग के द्वारा जो है आपका इंसुलिन हार्मोन की खोज की गई थी। बात समझ में आ गया। देखिए ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये किसका बना होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये आपका बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में दे देगा कि इंसुलिन हार्मोन निम्न में से किसका बना रहता है, और ऑप्शन में रहता है अमीनो एसिड। ऑप्शन में क्या रहता है, अमीनो एसिड। तो ये बोलना तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन तो अमीनो एसिड का बना होता है। तो अगर हम लोग ये कह दें कि इंसुलिन हार्मोन अमीनो एसिड का बना होता है तो बात में कोई हर्जा ही नहीं है ना। तो इंसुलिन जो है आपका वो किसका बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है। बात समझ में आ गया। अब देखिए इस इंसुलिन का हमारे बॉडी में काम क्या होता है, तो देखिए ध्यान से कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद मेन जो हमें न्यूट्रिटिव एलिमेंट चाहिए बॉडी में, वो चाहिए कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषित रूप है वो है ग्लूकोज। और आपको पता है कि ग्लूकोज का जब संश्लेषण होता है तो हमारे बॉडी में एनर्जी का जनरेशन होता है। ठीक है, लेकिन सारे ग्लूकोज का जो यूज है हमारा बॉडी नहीं कर पाता है। तो कुछ कुछ जो ग्लूकोज होते हैं, कुछ कुछ जो ग्लूकोज होता है वो बॉडी में एक्स्ट्रा बच जाता है। कुछ कुछ जो ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बच जाता है। और जब यही एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में रह जाएगा ना, तो ये हमारे लिए एक तरह से सही नहीं होगा। तो नेचर ने क्या किया है, हमारे बॉडी में जो है इंसुलिन हार्मोन को बनाया है। इंसुलिन हार्मोन को समय समय पे सेक्रेट करते रहता है। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है, इंसुलिन हार्मोन हमारे बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज से रिएक्शन कर लेता है और उसको वो कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजेन के रूप में। उसको वो कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजेन के रूप में। और ये जो ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन क्या है बेसिकली, ग्लाइकोजेन बेसिकली इंसुलिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ हुआ एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो कि लीवर में स्टोर्ड हो जाता है, जो कि लीवर में स्टोर्ड हो जाता है, यानी स्टोर्ड इन लीवर। बात समझ में आ गया आपको। तो इसका काम क्या है, इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है, इंसुलिन हार्मोन का काम होता है कि हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देना, किसमें, ग्लाइकोजेन में। ठीक है, और उसको कहां पे स्टोर करना, लीवर में स्टोर करना। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। देखिए इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से याद रखिएगा। देखिए यही क्या होगा, यही है कि अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर बढ़ता चला जाए, यानी ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ती चली जाए, तो हमें एक रोग हो जाता है, जिस रोग का नाम होता है, डिजीज का नाम होता है, आप लोग को पता ही होगा, उसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज। जब हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, और इसका पता कैसे चलता है, इसका पता तब चलता है जब यूरिन से आपका ग्लूकोज जो है बॉडी से बाहर इजेक्ट होने लगता है। मतलब जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी ना,
काफी ज्यादा और वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा किसी कारण से, तो यूरिन से जो है आपका ग्लूकोज का सेक्रेशन होने लगेगा, यानी आपके यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो इस बीमारी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज। इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, ठीक है, उनको देखे होंगे आपने इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हुए। तो इंसुलिन का इंजेक्शन इसलिए लेते हैं वो, क्योंकि उनके बॉडी में इंसुलिन का जो है वो काफी सेवर कंडीशन में लिया जाता है। जब इंसुलिन बिल्कुल ही मतलब बनना बंद हो जाता है हमारे बॉडी में, तब जो है उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन जो प्री डायबिटिक होते हैं या फिर मान लीजिए जिनको डायबिटीज की शुरुआत है, तो अगर उन्हें जिंक की मात्रा सही मात्रा में दी जाए, ठीक है, जिंक को अगर सही मात्रा में उन्हें प्रोवाइड किया जाए, तो उनमें इंसुलिन की मात्रा कंट्रोल हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि देखिए ये जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का मेन कंपोनेंट होता है जिंक। इंसुलिन का मेन कंपोनेंट क्या होता है? जिंक। अगर किसी कोई ऐसा एक नेचुरल सोर्स है, बिना दवाई के भी ये डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है, कोई ऐसा सोर्स है, वो भी हम बताएंगे आपको, कोई ऐसा सोर्स है, अगर उस व्यक्ति को खिलाया जाए जिसको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं इंसुलिन की मात्रा कंट्रोल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखिए इंसुलिन में जो होता है जिंक की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, ठीक है, और अगर जिंक से रिच सोर्स कोई आप उसे खिलाते हैं तो बिल्कुल उसे फायदा करेगा। तो क्या क्या खिलाया जाए? तो क्या क्या खिलाया जाए? तो इसके लिए उसे जो है, जैसे कड़ी का पत्ता हो गया, कड़ी का पत्ता जो होता है जिंक का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके लिए जो जामुन होता है, ठीक है, यानी इंसुलिन की मात्रा को सही ढंग से रखने के लिए, या फिर डायबिटीज के पेशेंट को इस रोग से बचाने के लिए, या कोई इस ऐसा कोई सेवर कंडीशन क्रिएट ना हो, इसके लिए जो जामुन होता है, ठीक है, जामुन के जो बीज होते हैं, पहले जामुन खा लिया जाता है, जामुन के बीज को सुखाकर, ठीक है, उसका पाउडर बना के अगर उसका सेवन किया जाए, तो ये भी जो होता है डायबिटीज के रोगों के लिए या डायबिटीज रोगी के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? देखिए अगर हम सिंपल वे में आपको समझाएं, तो देखिए इंसुलिन की मात्रा अगर बॉडी में कम हुई, इंसुलिन की मात्रा अगर बॉडी में क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है, तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, इंसुलिन की मात्रा अगर बॉडी में कम हो गई तो क्या हो गई? शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको डायबिटीज रोग हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा? डायबिटीज रोग हो जाएगा। लेकिन क्या हो, लेकिन क्या हो कि अगर इंसुलिन की मात्रा ही बॉडी में बढ़ जाए, ठीक है, समझिएगा, लेकिन क्या हो कि इंसुलिन की मात्रा ही बॉडी में क्या हो जाए? बढ़ जाए, घटे नहीं, बढ़ जाए, ये उल्टा कंडीशन है। अगर इंसुलिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, तो आप एक बात बताइए, अभी हम आपको बताएं कि अगर इंसुलिन क्या करता है, बेसिकली इंसुलिन ये करता है अपना कि इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज से, यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज से रिएक्शन कर उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। यही चीज अगर इंसुलिन काफी ज्यादा मात्रा में बॉडी में सेक्रेट होने लगे, तो जो भी ग्लूकोज मौजूद है, जो भी ग्लूकोज मौजूद है हमारे बॉडी में, यानी मैक्सिमम अमाउंट में ग्लूकोज को, ग्लूकोज के मैक्सिमम अमाउंट को, ठीक है, ग्लूकोज के मैक्सिमम अमाउंट को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। और अगर इंसुलिन की मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा बनने लगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और कन्वर्ट करके उसे कहां स्टोर कर देगा? लीवर में स्टोर कर देगा। उसे कहां स्टोर कर देगा? लीवर में स्टोर कर देगा। इस कंडीशन में आप समझिए, आपके बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, समझिएगा, आपके बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, और वो ग्लूकोज, इंसुलिन जो है जब ज्यादा मात्रा में निकलने लगा, तो वो ग्लूकोज, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लाइकोजन में। तो एनर्जी के जनरेशन के लिए भी मिनिमम अमाउंट में भी आपको ग्लूकोज की मात्रा नहीं मिल पाएगी, और जब कम से कम मात्रा में भी आपको ग्लूकोज की मात्रा नहीं मिल पाएगी, तो इससे आपको हो जाएगा वीकनेस, इससे हो जाएगा आपको वीकनेस। ठीक है, यानी कमजोरी आने लगेगी। तो कमजोरी आना तो स्वाभाविक बात है भाई, क्योंकि हमें कमजोरी ना आए, वीकनेस ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। फिर ग्लूकोज जो होता है आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है एटीपी के रूप में। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे अगर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो वो बॉडी में जितने भी ग्लूकोज मौजूद है उसे वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देगा और लिवर में स्टोर कर देगा। तो हमारे बॉडी में एनर्जी का जनरेशन नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि जितना भी ग्लूकोज चाहिए था हमें एनर्जी जनरेशन के लिए, वो तो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, वो तो लीवर में स्टोर हो चुका है। इस केस में हमें क्या आने लगेगा? वीकनेस आने लगेगा। ठीक है, यह जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये डायबिटीज और हाइपोग्लाइसीमिया वाला कंडीशन जो है आप समझ गए होंगे। एक में इंसुलिन घट जाता है और एक में इंसुलिन बढ़ जाता है। चलिए अब जो है
एक हार्मोन्स के विषय में और हम समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे अल्फा सेल से निकलता है, जिसका नाम होता है ग्लूकागोन हार्मोन। जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है ग्लूकागोन हार्मोन आपका, ठीक है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा ग्लूकागोन हार्मोन के विषय में, ठीक है। क्योंकि बीटा सेल, हम लोग ने तो डेल्टा सेल का सोमेटोस्टेटिन पढ़ ही लिया, ठीक है, डेल्टा सेल का सोमेटोस्टेटिन पढ़ लिया, बीटा सेल का हम लोगों ने इंसुलिन पढ़ लिया। अब एक अल्फा सेल का बचा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है ग्लूकागोन। अल्फा सेल से क्या निकलता है आपका? अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। अब समझिएगा कि ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है। देखिए, नेचर ने, समझिएगा बात को, नेचर ने इंसुलिन को भेजा है हमारे बॉडी में, क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। समझ आइएगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन एक बात आप बताइए कि जब हमें एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है, जब हमें एनर्जी की जरूरत होगी, तो आखिर ये जो एनर्जी की जरूरत होगी तो हमें इसी ग्लाइकोजन से न मिलेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो तो जमा हो गया है लीवर में। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो तो जमा हो गया है लीवर में, ठीक है। तो यहां पर काम आ जाता है आपका ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है कि हमारे लीवर में, ठीक है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है कि हमारे लीवर में, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है कि हमारे लीवर में जो स्टोर्ड है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में, जो स्टोर्ड है ग्लूकोज किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, उसको ये वापस से कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। उसको ये वापस से कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। तो ग्लूकागोन हार्मोन का काम क्या है? ग्लूकागोन हार्मोन का काम है लीवर में स्टोर्ड जो ग्लूकोज था ग्लाइकोजन के रूप में, उसको वापस से कन्वर्ट कर देना किसमें? ग्लूकोज में। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो अल्फा सेल से ये, अगर मान लीजिए हम लोग खाना नहीं खाएं और हमारे लीवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, हमारे लीवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, हमारे लीवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा है क्या? ग्लाइकोजन के रूप में। तो जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलेगा और उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लूकोज में। बात समझ में आ गया? और फिर ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा एटीपी के रूप में, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको? तो यहां काम होता है ग्लूकागोन हार्मोन का, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये ग्लूकागोन हार्मोन का भी काम आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला आता है आपका पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो हम क्यों बताएं आपको पेनक्रियाटिक जूस? क्योंकि आपको पता है कि ये जो होता है पेनक्रियाज जो होता है मिस्ट ग्लैंड होता है। तो मिस्ट ग्लैंड से हार्मोन्स भी निकलता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी निकलते हैं। तो हार्मोन्स के विषय में हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के बारे में समझा, हम लोगों ने इंसुलिन हार्मोन के बारे में समझा, हम लोगों ने ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में समझा। अब चूंकि पेनक्रियाज जो है एक आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है, तो ये अपने में से डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी स्रावित करता होगा, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी स्रावित करता होगा, जिसको हम लोग पेनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, ठीक है, अग्न्यासिक रस भी कहते हैं। तो अब इस अग्न्यासिक रस के विषय में हम लोग जो है समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अग्न्यासिक रस जो होता है, ठीक है, ये कहां से निकलता है? तो ये अग्न्याशय से निकलता है, ठीक है। कहां से निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है, ऑब्वियस सी बात है। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, अग्न्यासिक रस होता है, ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? ये भी याद रखिएगा। अग्न्यासिक रस की जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग आपका, ठीक है, 8 से लेकर के 8.3 के बीच होता है, ठीक है, 8 से लेकर के 8.3 के बीच होता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। उसके बाद लगभग कितनी मात्रा में ये पेनक्रियाटिक जूस हमारे बॉडी मतलब हमारे पेनक्रियास से निकलता है? तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि 200 ml से लेकर के, ठीक है, 200 ml से लेकर के आपका 800 ml के बीच, ठीक है, 200 ml से लेकर के 800 ml के बीच, या ऑन एन एवरेज अगर आप मान लें 1 लीटर, ऑन एन एवरेज आप मान लें 1 लीटर के आसपास ये पेनक्रियाटिक जूस निकलती है। और पेनक्रियाटिक जूस के विषय में हम आपको बता दिए थे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो जो मेन पेनक्रियाटिक जूस होते हैं उसको हम लोग लैट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लैट। लैट एल से क्या होता है? लाइपेज। एल से क्या होता है? लाइपेज। ए से क्या होता है? एमाइलेज। जो पूरा वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, ठीक है। और टी से क्या होगा? ट्रिप्सिन। टी से क्या होगा? ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये आपका जो एमाइलेज होता है ये क्या करता है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। जो आपका ट्रिप्सिन होता है ये बेसिकली क्या करता है? ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। कैसे करता है? ये प्रीवियस वीडियो में हम बता दिए, ठीक है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? और जो लाइपेज होता है, लाइपेज ये क्या करता है?
ये फैट को तोड़ता है, या फिर कह लीजिए फैट का पाचन करता है, या फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी फैट किसमें बदलता है, फैटी एसिड में बदलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। इसीलिए चूंकि देखिए पेनक्रियाटिक जूस से जो होता है लगभग जो तीनों मेजर न्यूट्रिटिव एलिमेंट होते हैं इसका पाचन होता है, यानी फैट का भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट का भी हो गया, प्रोटीन का भी पाचन हो गया। ठीक है, यानी जो तीनों मेजर न्यूट्रिटिव एलिमेंट हैं इसका कंप्लीट पाचन होता है, यानी पूर्ण पाचन होता है। इसीलिए इसे बेसिकली कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। इसीलिए पेनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पेनक्रियाज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जाते जाते अगर कुछ बातें आपको कहनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कह दीजिए। ठीक है, अगर कुछ इंप्रूव करना हो तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, उसे इंप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा अपना लीवर पे। ठीक है, लीवर के वर्क एंड फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।